हेलो, मैं हिमांशु कोठारी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। आजकल निवेश के कई सारे तरीके हैं। आप अगर निवेश करना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है एफडी का, गोल्ड का, शेयर मार्केट का। इसके अलावा भी कई सारे चीज़ें हैं जहां आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन आम निवेशकों को वो चीज़ें पता नहीं होती। इसके लिए आज हमारे साथ हैं दिवम शर्मा। दिवम, आपका स्वागत है। दिवम ग्रीन पोर्टफोलियो के को फाउंडर हैं और ये इनका रजिस्ट्रेशन से भी सर्टिफाइड है। और आज ये हमें ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि आप कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं, शेयर मार्केट से अलग, एफडी से अलग, आरडी से अलग और गोल्ड से अलग। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किन पे हम निवेश कर सकते हैं, तो क्या क्या वो चीज़ें हैं, फैक्टर हैं जहाँ हम निवेशक पैसा अपना डाल सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं। तो जैसे अगर निवेशक के बारे में बात करें तो उनके पास आप जैसे आपने बताया कि कुछ कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं, जैसे आप इक्विटीज़ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर लीजिए, या आप एफडी में इन्वेस्ट करना है एफडी में कर लीजिए। तो कई सारी ऐसी न्यू एज अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इन्वेस्टर्स के लिए जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। अच्छा, आजकल के जो यूथ हैं वो शायद इनमें इंटरेस्टेड होंगे कि क्या क्या ऑप्शन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इनोवेशन हो रहा है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, और हम काफ़ी कुछ जैसे अमेरिका में या डेवलप्ड नेशंस में बहुत टाइम से था, वो हमारे पास शायद काफ़ी लेट आया, बट लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज़ कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा करा उन्होंने निवेशकों के लिए। अच्छा, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए आ रही हैं। जैसे एक मैं बात करूंगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट, ये यूएस में 1960 से है, सिंगापुर में 2000 से है, बट अब इंडिया में आया है, मतलब पिछले 4-5 साल में इंडिया में आया है। कुछ कुछ कंपनियों ने अपने REITs लॉन्च करे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर मुझे सपोज करिए किसी कमर्शियल रियल एस्टेट में अगर इन्वेस्ट करना है तो उनका टिकट साइज बहुत बड़ा होता है। तो अगर मेरे को किसी मॉल में इन्वेस्ट करना है या किसी बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स में इन्वेस्ट करना है तो मुझे कम से कम 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं, जो किसी भी नॉर्मल इन्वेस्टर के पास नहीं होते हैं। हाँ। और दूसरा, उसमें लिक्विडिटी का भी इशू होता है कि अगर मैंने कुछ खरीद लिया तो उसके बाद अगर मुझे उसे बेचना है तो मेरे को ब्रोकर को रीच करना है, फिर वो ब्रोकर मुझे वो डील करवा के देगा, उसमें मेरे को लिक्विडिटी भी इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। तो गवर्नमेंट ने, सेबी ने एक ऐसी स्कीम निकाली कि रियल एस्टेट में आप एज अ पूल, एक कोई कंपनी कोई स्पॉन्सर होगी, वो एक रियल एस्टेट वो एक पूल बनाएगी और रियल एस्टेट में उस अमाउंट को इन्वेस्ट करेगी। अच्छा, और उस पूल के यूनिट्स बना देगी, और एक कोई भी रिटेल इन्वेस्टर उस पूल के यूनिट्स को खरीद सकता है और बेच सकता है। अच्छा। अगर आप उसमें इन्वेस्टर हैं तो आपको गवर्नमेंट ने बोला कि आप 90% जो उस पूल से जो रेवेन्यू होगी, जैसे सपोज करिए मैंने एक मॉल बनाया और मॉल से मुझे कुछ इनकम हो रही है, मैं किराए की इनकम हो रही है, तो उसका 90% डिविडेंड के फॉर्म में आपको जो जो यूनिट होल्डर हैं उनको देना है। अच्छा, तो आपको एज अ यूनिट होल्डर जो डिविडेंड है वो आता रहेगा सालाना, प्लस जैसे रियल एस्टेट की आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी यूनिट की भी वैल्यू बढ़ने लग जाती है। अच्छा, तो एक आपकी छोटे अमाउंट में हम रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एज लो एज 300 रुपए में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू ये काफ़ी, एक 300 रुपये हमें कोई प्रॉपर्टी खरीदना काफ़ी एक वो हो जाता है जी। लेकिन हालांकि ये तरीका नया हो सकता है कि अगर आने वाले टाइम में ये और भी ग्रोथ करे तो इंटरेस्टिंगली बाहर अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर में ऐसे ऑप्शन ने पिछले कई सालों से 10 से 12% के रिटर्न दिए। अच्छा, और इंडिया में भी कुछ कई सारे ऐसे ऑप्शन है, जैसे रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा सा अभी बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिया है इसने पिछले 1-2 साल में इन्वेस्टर्स को। और अगर आगे हाई जब इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट होता है तो रियल एस्टेट अच्छा करता है, यूजुअली देखा गया। अच्छा। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम भी ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू पार्टिसिपेट। इनके अलावा जैसे हम, ये हो गया रियल एस्टेट का कि हम एक छोटी अमाउंट लगा के हम अपना इन्वेस्टमेंट इसमें भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है? इसके अलावा आप जैसे आप कई सारे ना बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बॉन्ड्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो जैसे कई सारे, एक बॉन्ड्स में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सिक्योर्ड बॉन्ड जो किसी एसेट से सिक्योर्ड होता है, और एक होता है अनसिक्योर्ड बॉन्ड जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो कई सारे जैसे बैंक्स हैं, NBFCs हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपने बॉन्ड्स इशू करते हैं। अच्छा, तो या तो वो बॉन्ड्स लिस्टेड होते हैं मार्केट में या वो अनलिस्टेड होते हैं। तो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं आज की डेट में जो आपको लिस्टेड या अनलिस्टेड बॉन्ड्स में एज लो एज 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, तो जैसे कई बैंकों के बॉन्ड्स, कई बड़े कॉर्पोरेट्स के बॉन्ड, A रेटेड बॉन्ड्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विद एज लो एज 10,000 रुपीज, एंड उसमें आप
रेंजिंग फ्रॉम 6% to 12% इंटरेस्ट कमा सकते हैं। एवरेज आपको 8-9% बड़ी इजीली मिल जाता है। तो एज अ ऑप्शन ऑल्टरनेटिव अगर आप देखें, अगर एफडी में अगर मेरे को 5-6% टाइप का रिटर्न मिलता है और बॉन्ड में मुझे 9% टाइप का रिटर्न मिलता है, और वो भी ए रेटेड बॉन्ड है और बहुत ही अच्छे कंपनी का जो बॉन्ड है, तो आप उसको एज एन ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप बड़ी इजीली थ्रू दीज प्लेटफॉर्म्स इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको जब बेचना भी हो तो सिमिलर तरीके से आप उनको प्लेटफॉर्म को रीच करके आप बेच भी सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई रिस्क होता है? इसमें रिस्क ये होता है कि जैसे अगर सपोज करिए अगर सिक्योर्ड बॉन्ड है, तो जैसे अगर मैं बैंक हूँ और मैंने एक अपना बॉन्ड रिलीज किया अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ माय लोन बुक, जैसे मैंने जो लोन दिया है उसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट अगर मैंने कोई बॉन्ड इशू किया, और जो इंटरेस्ट आ रहा है वो मैं अपने जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको मैं पास ऑन कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कई बार अगर मेरा जो पोर्टफोलियो है जो लोन का, उसमें से अगर कुछ डिफॉल्ट हुए तो उसका नुकसान भी मेरे बॉन्ड होल्डर्स को पास ऑन हो जाता है। लेकिन आपको उसमें ये देखना है कि आप किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, या किस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका हिस्टोरिकली कैसा परफॉर्मेंस रहा है उन टाइप के पोर्टफोलियोज का। अच्छा, मतलब बॉन्ड हमें कौन सा चाहिए उसके लिए हम उस कंपनी का भी पीछे का इतिहास एक बार देख ले। अच्छा, इसके अलावा फिर कौन कौन से ऑप्शन होंगे हमारे पास में? इसके अलावा भी आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग एक आ गया है, एसेट बैक लीजेस। अच्छा, तो अब जैसे सपोज करिए जैसे मैंने एक गाड़ी या तो मैंने खुद खरीदी, कॉर्पोरेट आज की डेट में क्या करते हैं कि वो गाड़ी खुद नहीं खरीदते, वो लीज पे ले लेते हैं, और मतलब वो सेल एंड लीज बैक कर देते हैं। तो गाड़ी खुद खरीदते हैं, किसी एक एंटिटी को सेल करते हैं और उससे वापस लीज पे ले लेते हैं। तो मतलब वो बेसिकली अपनी बुक्स पे मतलब अपना कैपिटल नहीं लगाना चाहते एसेट्स खरीदने में। अच्छा, तो इसी तरीके से फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गए, लोग खुद अपना पैसा लगा के कैपिटल लगाना नहीं चाहते कॉर्पोरेट्स। तो ये क्या करते हैं, ऐसे जो लीजेस हैं उसको यूनिट बना के आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि उसमें जहां पे आपको 10 से 12% का रिटर्न आता रहता है एज एन इन्वेस्टर। जैसे सपोज करिए एक 25 लाख रुपए की गाड़ी है जो कंपनी ने खरीदी और लीज पे दे दी और वापस ले ली, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि आप कंपनी 12% का लीज रेंटल दे रही है जो जिसने ओनर है उसको, और वो ओनर के यूनिट्स बन गए, और मैं एज एन इन्वेस्टर उसमें सपोज करिए वो 25 लाख रुपए की गाड़ी में मैंने 10,000 रुपए अपने डाल दिए, तो मेरे को वो 10 से 12% का इंटरेस्ट मुझे आने लग जाएगा। अच्छा, तो जैसे मैंने 3 साल की लीज तय कर ली और 3 साल मुझे वो 10 से 12% का रिटर्न आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो आपको इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आप ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स की सेल एंड लीज बैक की अपॉर्चुनिटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो किसी ने क्लाउड किचन लगाया, तो आप क्लाउड किचन के पूरे इक्विपमेंट्स उसने लिए, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको 10 से 12% रिटर्न आ जाएगा। दिवम, आपने जैसे अभी स्टार्टअप का नाम लिया, तो मेरे दिमाग में कई बार ऐसे आता है कि अच्छा कोई स्टार्टअप आ रहा है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर दूं। लेकिन ऐसा कोई तरीका है कि मैं स्टार्टअप में भी शुरू में अगर स्टार्टअप आ रहा है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं? बिल्कुल। अब पहले हम सोचते थे कि स्टार्टअप्स में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं बहुत ही बड़ा टिकट साइज, मेरे को कम से कम करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे कि एक मैं स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर पाऊँ। लेकिन आज की डेट में ऐसे कई सारे अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं जो आप एज लो एज 10,000, 20,000, 50,000 रुपए भी किसी स्टार्टअप में डाल सकते हैं। ये मुझे बता दो, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आएगा इसमें जानने में। तो जैसे एक मतलब कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप स्टार्टअप्स अपने आप को वहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, वो अपने बारे में सब कुछ बताते हैं वहाँ पे। अच्छा, और आपको प्रेजेंटेशन भी देते हैं, आप उनमें जाके मैनेजमेंट से भी बात कर सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन है आप उनसे पूछ सकते हैं, आप किस टाइप का स्टार्टअप आइडिया है, आप क्या करना चाह रहे हो, कैसे आप टेक्नोलॉजी लाना चाह रहे हो, आप सब उनसे बात कर सकते हैं। एंड उसके बाद थ्रू एन एसपीवी मतलब एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनती है जो एक कोई सिंडिकेट बोला जाता है इसे। तो उसमें क्या होता है कि कुछ एक लीडर होता है और बाकी आप एज ए निवेशक एज अ ग्रुप आप इन्वेस्ट करते हो स्टार्टअप में। अच्छा, है ना। तो जैसे सपोज करिए मैंने 50,000 डालने हैं, आपने 50,000 डालने हैं, हमने मिला के 25 लाख रुपए इकट्ठे किए, एक एसपीवी में मतलब बनाया, और वो एसपीवी ने मिला के पूरे 25 लाख स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिए। अच्छा। तो जब हमें लगा एज एन एसपीवी, हमें लगा कि ये स्टार्टअप आज हमने 100 रुपए लगाए थे, वो 100 रुपए 300 रुपए हो गए और स्टार्टअप अच्छा कर रहा है और हमें एग्जिट करना है, तो एसपीवी अपना वो शेयर्स किसी दूसरे निवेशक को बेच देगा
और लिक्विडिटी जो भी जनरेट होगी, जो भी हम छोटे छोटे यूनिट होल्डर्स हैं सबको मिल जाएगा। अच्छा, इसमें भी रिस्क होता है कुछ? इसमें रिस्क स्टार्टअप इन्वेस्टिंग का होता है। जैसे अगर सपोज करिए अगर आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हाई रिस्क हाई रिटर्न काइंड का इन्वेस्टमेंट होता है कि अगर मेरा स्टार्टअप अच्छा कर गया तो कई गुना हो जाएगा पैसा। अगर मेरा स्टार्टअप हो सकता है कुछ केसेस में स्टार्टअप फेल भी हो जाए, तो आप अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आप अगर इंडिविजुअली किसी एक स्टार्टअप में पैसा लगाएंगे तो आपका रिस्क ज्यादा है। अगर आपने सपोज करिए कि स्टार्टअप में भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एक डाइवर्सिफाई करके 5 से 10 स्टार्टअप में इन्वेस्ट करिए, ताकि उसमें से 2-3 अच्छा करेंगे, 2-3 शायद एवरेज करेंगे, बैलेंस बना रहेगा, आपके एवरेज रिटर्न आते रहेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो में जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है जहां हम कर सकें इन्वेस्टमेंट? इसके अलावा अगर आपको सपोज करिए इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है, हमने डेट की बात करी, हमने ऐसी अपॉर्चुनिटीज की बात करी जैसे आप जिसमें आप फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप इक्विटीज में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी है कॉल्ड स्मॉल केस, जिसमें आप एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल क्या होता है कि जैसे अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, या तो मैं अपने फ्रेंड से टिप्स लूंगा, या मैं किसी एनालिस्ट का मैं टिप ले लूंगा और मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। लेकिन होता क्या है कि मैं उसे फॉलो अप नहीं कर पाता, तो मेरे को ये नहीं पता चलता कब बेचना है, मैं उस पर रेगुलरली मैं उस पर ट्रैक नहीं कर पाता। तो आपको प्रोफेशनल का एडवाइस लेना चाहिए। हाँ, अच्छा, ये तो बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग आपस में तो टिप शेयर कर लेंगे, लेकिन वो किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाएंगे कुछ एडवाइस लेने के। एग्जैक्टली। और ये भी होता है कि जैसे मैंने स्टॉक खरीदता पहले हूँ, रिसर्च बाद में करता हूँ। हाँ, कई बार कि मैंने क्यों खरीदा था ये। तो अगर आप रिटेल इन्वेस्टर कई बार इसी में मारा जाता है। एग्जैक्टली। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न बहुत अच्छे हैं, बट आपको डिसिप्लिन से करना है और आपको प्रोफेशनल एडवाइस के थ्रू करना है। और अगर आपको वैसे करना है तो एक स्मॉल केसेस ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जो आपको एक ऑप्शन देता है कि आप 10 से 20 हज़ार रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। जैसे हमने रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की बात करी, तो उसमें भी रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है अगर आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको जैसे सपोज करिए 10 से 20 स्टॉक का आपका पोर्टफोलियो एक बन के मिलेगा। आप कोई भी आपका ब्रोकर है, कोई भी ब्रोकर है, उससे वो कनेक्टेड होगा। अच्छा। आप अपने क्लिक ऑफ अ बटन से आप अपने ब्रोकर से वो 10 से 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो खरीद सकते हैं एक बारी में। और जैसे सपोज करिए मुझे ऐसा लगा बीच में मार्केट में कि ये 2 स्टॉक्स मुझे बेचने हैं और ये 2 स्टॉक खरीदने हैं, तो प्रोफेशनल जो होगा वो जिसका आपने पोर्टफोलियो सब्सक्राइब किया होगा, वो आपको एडवाइस देगा कि ये 2 स्टॉक्स बेच दीजिए, ये 2 स्टॉक्स खरीद लीजिए। आप क्लिक ऑफ अ बटन पे अपने डीमैट अकाउंट में वो चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, तो एक तरह से बहुत सहूलियत हो गई। आप एक बहुत कम प्रोफेशनल फीस देके टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने डीमैट अकाउंट से लिंक करके, अच्छा इसमें ये हुआ कि शेयर भी आपके नाम पे आ रहे हैं। अच्छा। तो इन्वेस्टमेंट आप ही के नाम पे हो रही है। आपको एक आपको एडवाइस कोई और बता रहा है और रेगुलर एडवाइस बता रहा है कि आज ये आप इसे इन्वेस्ट रखिए, आज इसको बेच दीजिए, आज इसको खरीद लीजिए। तो आपको एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट एडवाइस आती जा रही है। मतलब कि सारा इन्वेस्टमेंट आपका है, आपका मुनाफा आपका है, लेकिन जो एडवाइस दे रहा है वो किसी और का है। आप दूसरे की एडवाइस फॉलो कर रहे हैं और वो भी प्रोफेशनल एडवाइस फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि किसी ने भी दे दी। ठीक है दिवम, इसके अलावा हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? तो इसके अलावा आप जैसे आईपीओ है, आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको आईपीओ में क्या होता है कि एक अनार 100 बीमार है। पहली बात तो आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलती। अभी एक आईपीओ आया है, उसमें 50 गुना ओवर सब्सक्राइब किया तो आपको अलॉटमेंट ही नहीं मिली। और दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप आईपीओ में जाते हैं उससे उस टाइम पे वैल्यू ऑन द टेबल बहुत ज्यादा कंपनी छोड़ती नहीं। तो आईपीओ के बाद जो रिटर्न बनते हैं वो बहुत कम बनते हैं। जो आईपीओ से पहले जो रिटर्न बन रहे होते हैं निवेशकों के, अच्छा, वो बहुत ज्यादा बनते हैं। इसका कोई तरीका है कि आईपीओ आने से पहले ही हम उसमें पैसा लगा? एग्जैक्टली। तो आप कई सारे जैसे ईसॉप होल्डर हैं या अर्ली इन्वेस्टर हैं, वो अपने शेयर आईपीओ आने से पहले भी बेच देते हैं। अच्छा। तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिफोर आईपीओ और अपने डीमैट अकाउंट में वो शेयर खरीद सकते हैं। अच्छा। तो इसे अनलिस्टेड शेयर बोलते हैं। तो इसमें 3 टाइप की कंपनीज होती हैं। एक आपकी होती है प्री आईपीओ कंपनीज, जैसे एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक प्री आईपीओ कंपनी है, वो आज की डेट में अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा। आप एक होती है
डी लिस्टेड कंपनीज, कभी कंपनी लिस्टेड थी और किसी कारण से वो डी लिस्ट हो गई, तो आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा। तीसरी होती है स्टार्टअप कंपनीज। तो स्टार्टअप जैसे यूनिकॉर्न में आप कोई यूनिकॉर्न कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो आज की डेट में बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स हैं। आप एज ए निवेशक वो हाई ग्रोथ का फायदा उठा सकते हो, वेल्थ बना सकते हो वहाँ पे। तो कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ऑनलाइन जहाँ पे आप जाके आप उन प्लेटफॉर्म्स में देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो प्री आईपीओ में मुझे मिल सकती हैं। उन कंपनियों को स्टडी कर सकते हो, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है और आप प्राइजेस भी नेगोशिएट कर सकते हो और वो शेयर खरीद सकते हो। आपके शेयर अकाउंट आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। अच्छा, ये भी काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, कई बार ना मेरे दिमाग में क्या आता है कि कुछ कंपनियां होती हैं शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो, हाँ जी, लेकिन उनका बिजनेस काफ़ी ग्रोथ कर रहा है और काफ़ी पुरानी कंपनियां हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दूं तो अमूल है। हाँ जी, लिस्टेड नहीं है वो, लेकिन कंपनी ग्रोथ कर रही है। एग्जैक्टली। ऐसी कई सारी और कंपनियां होंगी जी, तो क्या हम ऐसी कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ऐसी कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ऐसी कंपनियां रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल हैं। अच्छा, तो इसके अलावा हमारे पास क्या बचेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास? रिटेल इन्वेस्ट अच्छा खासा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे शेयर मार्केट से अलग, शेयर मार्केट से अलग एक बड़ा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है कॉल्ड फ्रैक्शनल कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। तो जैसे सपोज करिए, अगेन मैं एक रीट की बात करी, REIT की बात करी, उसी तरीके से अगर मैं सपोज करिए अगर किसी एक पर्टिकुलर एसेट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो एक सेबी की इन्वेस्टमेंट स्कीम है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। उसके तहत कुछ कुछ स्टार्टअप्स आ गए हैं जो क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए मुझे एक ये होटल है और मुझे वो होटल में निवेश करना है। अब वो होटल है 200 करोड़ का, अब मेरे को लगाने हैं 25 लाख रुपए। तो एक SPV बनाया जाता है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जाती है। उसमें क्या करते हैं कि आप उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर मिल जाते हैं। सपोज करिए वो एसेट है 200 करोड़ का और मैंने उसमें 2 करोड़ रुपए लगाने हैं या मैंने उसमें 20 लाख रुपए लगाने हैं, तो मेरे को वो 0.1% उस SPV की इक्विटी मिल जाएगी। और हर महीने जो उस एसेट की रेवेन्यू होती जाएगी, जैसे उस होटल से जो भी कमाई हो रही है, हर महीने मुझे वो इनकम के फॉर्म में क्रेडिट होती रहेगी। अच्छा। और जब वो SPV वो एसेट को बेचेगा तो मुझे उसकी एप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। तो अगर उसमें लिक्विडिटी भी एडिशनली मिल जाती है कई बार कि जैसे सपोज करिए कि अगर वो एसेट वहीं का वहीं है, मुझे अपने यूनिट्स बेचने हैं, तो मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे वापस जाके अपने यूनिट्स बेच सकता हूँ। अच्छा। तो REIT से थोड़ा फर्क ये है कि एक तो आप छोटे एसेट्स भी इस प्रोपोजिशन में डाल सकते हो। जैसे REIT में मिनिमम टिकट साइज टू फॉर्म एन REIT इज 500 करोड़ और उसमें मल्टीपल एसेट्स हो सकते हैं। यहाँ पे एक एसेट का भी आप एक SPV बना सकते हो। अच्छा। और इसमें आजकल कुछ और भी इनोवेशन होता जा रहा है जिसमें आप 10,000 रुपए भी किसी एसेट में डाल सकते हो। सपोज करिए 10,000 रुपए मैंने किसी सोलर पावर एसेट में डाल दिए, 10,000 रुपए मैंने किसी वेयर हाउस एसेट में डाल दिए, 10,000 रुपए मैंने किसी हॉलीडे होम में डाल दिए या किसी मॉल में डाल दिए, और मेरे को 10,000 रुपए का जो मॉल की मेरी ओनरशिप है उसका जो भी रेंटल आ रहा है वो मुझे आता रहेगा। अच्छा। तो बड़े अच्छे इनोवेशंस हो रहे हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में और रिटेल निवेशकों के लिए हो रहे हैं और रिटेल निवेशक उसका फायदा उठा सकते हैं थ्रू इन्वेस्टिंग इन दीज टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। अच्छा दिवम, आपने कई सारी जानकारियां आज हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को दी हैं। उम्मीद करते हैं कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट, FD, गोल्ड से अलग भी इन छोटी मोटी जो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी तरफ मूव कर सकते हैं आने वाले समय में। मैं हिमांशु कोठारी, दिवम आपका धन्यवाद। आप देखते रहिए जी न्यूज़।